नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि जनवरी 2026 से मई 2026 तक के रहेंगे। ठीक है, पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में आरबीआई द्वारा लॉन्च किए गए मिशन सक्षम यानी सहकारी बैंक क्षमता निर्माण का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। अप्रैल 2026 में आरबीआई ने मिशन सक्षम सहकारी बैंक क्षमता निर्माण लॉन्च किया है। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के स्टाफ, बोर्ड मेंबर्स और सीनियर मैनेजमेंट की स्किल्स, कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स, रिस्क मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इसे लॉन्च किया है आरबीआई ने। ठीक है, और प्रोग्राम का नाम है मिशन सक्षम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टारगेट रहेंगे। ठीक है, इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं 1.4 लाख स्टेक होल्डर्स होंगे। ट्रेनिंग का मोड रहेगा फिजिकल प्लस डिजिटल और ये रीजनल लैंग्वेज पे भी ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, मिशन सक्षम का गोल जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में बेटर गवर्नेंस, स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस कल्चर, इंप्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल रेजिलेंस और कंटिन्यूअस लर्निंग इकोसिस्टम को डेवलप करना है। ठीक है, अब कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इंडिया की पहली अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जिसका नाम था अनन्य सहकारी मंडली, ठीक है, जो कि 1889 में जो है बड़ौदा में एस्टेब्लिश हुई थी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर जो है आरबीआई रेगुलेट और सुपरवाइज करता है। ठीक है, क्लियर है तक? तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें कि अप्रैल 2026 में आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की मैनेजरियल और ऑपरेशनल और कंप्लायंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए मिशन सक्षम लॉन्च किया है, जिसके तहत लगभग 1.4 लाख स्टेक होल्डर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, क्लियर है तक? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और ये ईसीएल फ्रेमवर्क और एफएक्स डेरिवेटिव पे बेस्ड है। ठीक है, आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है कि आरबीआई ने अनाउंस किया है कि ईसीएल फ्रेमवर्क जो है 1 अप्रैल 2027 से इफेक्टिव होगा। ठीक है, और ये इनकट लॉस मॉडल को रिप्लेस करेगा। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि आरबीआई ने जो है ईसीएल फ्रेमवर्क के लिए 1 अप्रैल 2027 से इम्प्लीमेंटेशन डेट रखी है। ठीक है, और ये जो है इनकट लॉस मॉडल को रिप्लेस करेगा। ठीक है, यानी ये करेक्ट है। सेकंड बात करते हैं हम ईसीएल फ्रेमवर्क के अंडर जो है एक इम्पोर्टेंट रूल है, यानी 30 दिन से ज्यादा ओवरड्यू अगर लोन है तो उसे जो है एसआईसीआर कैटेगरीज में रखा जाएगा, यानी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क, अगर 30 डेज से ज्यादा जो है ओवरड्यू लोन्स है। ठीक है, और इस स्टेज पर क्या है, बैंक्स को जो है हायर प्रोविजनिंग करनी होगी। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया है कि एफएक्स डेरिवेटिव रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है ये सिंगल फेज इंप्लीमेंटेशन होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिंगल फेज इंप्लीमेंटेशन नहीं है। ठीक है, ये फेज रोल आउट है, यानी जुलाई 2027 में 70%, जनवरी 2028 में 80% और जुलाई 2028 में 100% प्रोविजनिंग रहेगी। ठीक है, तो ये क्या है, थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्लियर है तक? अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। आरबीआई ने बैंक्स के लिए एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, पहले क्या था कि पहले बैंक जो है इनकट लॉस अप्रोच फॉलो करते थे, यानी लॉस तब रिकॉग्नाइज होता था जब डिफॉल्ट हो जाता था। ठीक है, क्लियर है तक? यानी डिफॉल्ट हो जाने के बाद जो है लॉस रिकॉग्नाइज किया जाता था किसमें, इनकट लॉस अप्रोच में। लेकिन अब क्या है, आप बैंक्स जो है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस अप्रोच फॉलो करेंगे, जिसमें क्या है कि फ्यूचर रिस्क को पहले ही एस्टिमेट करके प्रोविजनिंग कर दी जाएगी। ठीक है, क्लियर है तक? एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि अगर बैंक को लगता है कि किसी बोरोवर के डिफॉल्ट करने के चांसेस बढ़ रहे हैं तो डिफॉल्ट होने का वेट नहीं करेगा, पहले ही प्रोविजनिंग बना लेगा। ठीक है, क्लियर? अब ये क्या है, ये जो है 3 स्टेज मॉडल पर काम करेगा। ठीक है, पहला स्टेज है लो रिस्क लोन, यानी जिसमें कोई भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क स्टेज नहीं होगी, मतलब लोन सही से चल रहा है। ठीक है, कोई ओवरड्यू नहीं है, उसको जो है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क कैटेगरीज में नहीं डाला जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है 12 मंथ्स के लिए जो है ईसीएल अप्रोच फॉलो करेंगे। ठीक है, जिसमें कि प्रोविजनिंग रहेगी 0.25%, 0.40% या 1%, वो भी लोन टाइप के हिसाब से। ठीक है, सेकंड स्टेज पे रहेगा रिस्क इंक्रीज्ड। ठीक है, रिस्क इंक्रीज्ड मतलब इस स्टेज पे जो है अगर 30 दिन से ज्यादा अगर ओवरड्यू है तो वो किस कैटेगरीज में आ जाएगा, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन
क्रेडिट रिस्क, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें ECL फॉलो कराएंगे लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। और प्रोविजनिंग रहेगी 5%, ठीक है। थर्ड स्टेज है क्रेडिट इम्पेयर्ड या NPA, यानी लोन NPA बन गया, ठीक है। इसमें क्या है, ECL लाइफ टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। और प्रोविजनिंग जो रहेगी वो 100% रहेगी, और स्पेशली जो है अनसिक्योर्ड लोन्स में, ठीक है। क्लियर है तक? सिंपल सा आप SICR समझिए, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क, यानी 30 दिन से ज्यादा अगर ओवरड्यू है तो वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क में आएगा, ठीक है। अगर 90 डेज से ज्यादा है तो मतलब NPA हो गया, ठीक है। ECL फॉर्मूला जो है 3 पिलर्स पे काम करेगा, यानी PD यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्ट होने की पॉसिबिलिटी, ठीक है। सेकंड है LGD यानी लॉस गिवन डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्ट होने पर कितना लॉस होगा, ठीक है। थर्ड है आपका एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्ट के समय जो है आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, ठीक है। क्लियर है तब? इसके साथ साथ हम बात करते हैं इनकम रिकॉग्निशन की। तो RBI ने बैंक्स को इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यानी EIR मेथड अडॉप्ट करने को कहा है, ठीक है। साथ के साथ जो है RBI ने बोला है कि सभी लोन्स बुक्स को जो है 31 मार्च 2030 तक EIR बेस्ड अकाउंटिंग पर शिफ्ट करना होगा, ठीक है। क्लियर? अब बात करते हैं FX डेरिवेटिव रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में। RBI ने रूपी रिलेटेड OTC फॉरेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए नया रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, ठीक है। क्या रिपोर्ट करना होगा? बैंक्स को डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी दोनों रिपोर्ट करने होंगे, ठीक है। रिपोर्टिंग किसको करनी होगी? ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स को सारी रिपोर्टिंग जो है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को करनी होगी, ठीक है। और जो इम्प्लीमेंटेशन होनी है वो 3 फेजेस में होगी, यानी 1 जुलाई 2027 को जो है मिनिमम 70% रिपोर्टिंग होनी चाहिए, 1 जनवरी 2028 को मिनिमम 80% रिपोर्टिंग, ठीक है। 1 जुलाई 2028 को 100% रिपोर्टिंग मैंडेटरी है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं कि RBI इसको क्यों लेके आए। मतलब RBI का मेन पर्पज है बेटर रिस्क मॉनिटरिंग करना, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट में ट्रांसपेरेंसी रखना, ठीक है। बेटर ट्रैकिंग करना ऑफशोर रुपए डेरिवेटिव पोजीशन में, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मजबूत करना, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, जिसमें कि RBI ने 1 अप्रैल 2027 से एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है, जो फॉरवर्ड लुकिंग प्रोविजनिंग मॉडल पर बेस्ड है, ठीक है। और 1 जुलाई 2027 से रूपी लिंक्ड OTC फॉरेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए फेज्ड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी लॉन्च किया है, जिसमें रिपोर्टिंग 70% से बढ़कर जुलाई 2028 तक 100% हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NBFC से रिलेटेड। आपको बताना है कि अनरजिस्टर्ड टाइप 1 NBFC कौन सा होता है। टाइप 1 अनरजिस्टर्ड NBFC वो होता है जिसमें ना तो पब्लिक का फंड होता है, ना ही कोई कस्टमर इंटरफेस होता है, और जो असेट्स है वो 1000 करोड़ से बिलो रहती है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। RBI ने 1 जुलाई 2026 से छोटे NBFCs के लिए कंप्लायंस बर्डन कम कर दिया है। कौन से NBFCs को छूट मिलेगी? ऐसे NBFC जो पब्लिक फंड यूज नहीं करते, ठीक है, कस्टमर इंटरफेस नहीं रखते, और असेट्स जो है 1000 करोड़ से कम है, उन्हें अब RBI रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। इन्हें जो है अनरजिस्टर्ड टाइप 1 NBFC कहा जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? और बाकी सब जो है NBFC टाइप 2 NBFC कहलाएंगे, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एग्जिस्टिंग NBFC है, ठीक है, अगर वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो वो क्या है 31 दिसंबर 2026 तक RBI के प्रवाह पोर्टल के थ्रू जो है डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये पहली बार है जब RBI ने NBFCs के लिए स्ट्रक्चर्ड एग्जिट रूट दिया है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट बात करते हैं सुओ मोटो लोन रेजोल्यूशन के बारे में, ठीक है। ये क्या है? RBI ने बैंक्स और NBFCs को अलाउ किया है कि नेचुरल डिजास्टर के समय बोरोवर्स को ऑटोमेटिक लोन रिलीफ यानी सुओ मोटो रेजोल्यूशन दे सके, ठीक है। सुओ मोटो का मतलब होता है अपनी तरफ से एक्शन लेना बिना बोरोवर्स की रिक्वेस्ट किए, ठीक है। यानी बैंक्स बोरोवर्स के एप्लीकेशन का वेट नहीं करेगा। और ये कब एप्लीकेबल होगा? जब डिजास्टर यानी NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड या SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के अंडर रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है। और जो टाइमलाइन है वो अगले 90 डेज के अंदर रहेगी, ठीक है। और बोरोवर ऑप्ट आउट विंडो जो है वो 135 डेज की रहेगी, ठीक है। RBI ने कहा है कि रीस्ट्रक्चर लोन पर लेंडर्स को जो है एडिशनल 5% प्रोविजनिंग मेंटेन करना होगा, ठीक है।
अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन एलिजिबल होगा। वो बोरोवर्स जिनके अकाउंट स्टैंडर्ड कैटेगरीज में आते हैं, रजिस्टर के दिन जो है 30 दिन से ज्यादा ओवरड्यू नहीं है, ठीक है। अगर रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट होने तक अकाउंट एनपीए बन भी जाए तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद यूज दोबारा स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफाई किया जा सकता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2026 में आरबीआई ने केवाईसी नॉर्म्स के नॉन कंप्लायंस के लिए किस बैंक पे 31.80 लाख का मॉनेटरी पेनल्टी लगाया। तो ये लगाया है यस बैंक पर, ठीक है। मई 2026 में आरबीआई ने टोटल 33.60 लाख की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई, जिसमें कि यस बैंक पे जो है 31.80 लाख की पेनल्टी लगाई और हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस पे जो है 1.80 लाख की पेनल्टी लगाई, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यस बैंक पे पेनल्टी क्यों लगाई गई। यस बैंक ने क्या किया कि बैंक ने कस्टमर के अकाउंट ओपनिंग के लिए सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री के केवाईसी आइडेंटिफायर का प्रॉपर यूज नहीं किया। मतलब CKYCR क्या है, एक सेंट्रल डेटाबेस है जहां कस्टमर का केवाईसी रिकॉर्ड स्टोर होता है। अगर कस्टमर के पास केवाईसी आइडेंटिफायर है तो बैंक को उसका यूज करना चाहिए ताकि बार बार जो है केवाईसी डॉक्यूमेंट ना लेने पड़े, ठीक है। और ये रूल्स जो है यस बैंक ने फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से जो है ये पेनल्टी लगाई गई, ठीक है। सेकंड जो है हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस पर पेनल्टी जो लगाई गई है वो आरबीआई के गवर्नेंस रिलेटेड डायरेक्शन के नॉन कंप्लायंस की वजह से लगाई गई, ठीक है। क्लियर है तक। तो मई 2026 में आरबीआई ने केवाईसी नॉर्म्स के नॉन कंप्लायंस के लिए यस बैंक पे 31.80 लाख और गवर्नेंस रिलेटेड डायरेक्शन के वॉलेशन के लिए जो है हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस पर 1.80 लाख की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 मई 2026 से इफेक्टिव इन एडुकेट कैपिटल और पुअर अर्निंग प्रोस्पेक्ट के कारण जो है आरबीआई ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है। तो ये किया है सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का। मई 2026 में आरबीआई ने सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये लाइसेंस जो है कैंसिल किया है सेक्शन 22 सबसेक्शन 4 और 56 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो है, ठीक है। इसमें बस इतना ही आप याद रखिए कि ये लाइसेंस जो कैंसिल किया है सेक्शंस 22 सबसेक्शन 4 के अंडर जो है और 56 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो है ये लाइसेंस कैंसिल किया गया है। किसका किया गया है? सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का, ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2026 में आरबीआई ने फिनटेक्स के आउटवर्ड रेमिटेंस सर्विसेज के रिगार्डिंग क्या मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ये किए हैं नॉन बैंक एंटिटीज को जो है बैंक्स के साथ आउटवर्ड रेमिटेंस सर्विसेज के लिए टाई अप करने से पहले आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। पहले क्या था 2016 के फ्रेमवर्क के अंडर जो है फिनटेक कंपनीज को बैंक के साथ आउटवर्ड रेमिटेंस टाई अप करने से पहले आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ती थी। अब क्या है, अब आरबीआई ने प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट हटा दी है, ठीक है। और फिनटेक्स अब एडी कैटेगरी 1 बैंक्स के थ्रू जो है आउटवर्ड रेमिटेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आउटवर्ड रेमिटेंस क्या होता है? जब इंडिया से पैसा किसी फॉरेन कंट्री में भेजा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आउटवर्ड रेमिटेंस कहते हैं। जैसे कि फॉरेन एजुकेशनल फीस हो गई, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड हो गया, या फैमिली मेंटेनेंस हो गया, या गिफ्ट ट्रांसफर ओवरसीज हो गया, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे? आउटवर्ड रेमिटेंस बोलेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि फ्रेमवर्क किस पर अप्लाई होगा। ये फ्रेमवर्क क्रॉस बॉर्डर आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए है, जो वेबसाइट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, मोबाइल एप्स के थ्रू जो है फैसिलिटेट किए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आरबीआई ने कहा है एडी कैटेगरी 1 बैंक्स को जो है फेमा 1999 का कंप्लायंस इंश्योर करना होगा, प्रॉपर केवाईसी ड्यू डिलीजेंस करनी होगी, ठीक है। साथ के साथ जो है कस्टमर को पहले से बताना होगा कि फॉरेन करेंसी में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है, और बेनिफिशियरी को पैसा रिसीव होने में मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आप सिंपल से याद रखिए कि मई 2026 में आरबीआई ने नॉन बैंक एंटिटीज यानी फिनटेक्स के लिए जो है एडी कैटेगरी 1 बैंक्स के साथ आउटवर्ड रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट हटा दी है, ठीक है। लेकिन फेमा कंप्लायंस और केवाईसी ड्यू डिलीजेंस को मैंडेटरी रखा गया है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2026 में आरबीआई के रिवाइज्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यानी आईएफआर फ्रेमवर्क के अनुसार जो है आईएफआर मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट किस कैटेगरी के बैंक्स के लिए जो है 18 मई 2026 से डिसकंटिन्यू कर दी गई है। तो ये कर दी गई है कमर्शियल बैंक्स और फॉरेन बैंक्स के लिए, ठीक है।
सबसे पहले समझते हैं आईएफआर क्या होता है। आईएफआर का फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जब बैंक्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और दूसरे इन्वेस्टमेंट रखते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, इस रिस्क से बचने के लिए जो है बैंक्स अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है रिजर्व में रखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स यानी आईएफआर। ठीक है, आईएफआर का पर्पज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होने वाला मार्क टू मार्केट लॉसेस को एब्जॉर्ब करना होता है। ठीक है, क्लियर अब तो। अब बात करते हैं कि आरबीआई ने क्या बदलाव किया है। 18 मई 2026 से आरबीआई ने आईएफआर मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट हटा दी है। ठीक है, क्यों हटाया? आरबीआई के मुताबिक एग्जिस्टिंग कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पहले से ही इन्वेस्टमेंट रिस्क को कवर कर रहे थे, इसलिए जो है आईएफआर की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जिस्टिंग आईएफआर का क्या होगा। कमर्शियल बैंक जो है आईएफआर बैलेंस ट्रांसफर किया जाएगा स्टेचुटरी रिजर्व्स में, ठीक है, जनरल रिजर्व्स में और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस में टू। ठीक है, नेक्स्ट फॉरेन बैंक्स जो है इंडियन बुक्स में स्टेचुटरी रिजर्व्स या रिटेन सरप्लस में ट्रांसफर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कमर्शियल बैंक्स और फॉरेन बैंक्स के आईएफआर बैलेंस को जो है टायर 1 कैपिटल के रूप में ट्रेड किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अदर बैंक्स के लिए क्या रूल्स हैं। पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स आईएफआर मेंटेन करना होगा। मिनिमम आईएफआर जो है एएफएस प्लस एफवीटीपीएल पोर्टफोलियो का जो है 2% आईएफआर मेंटेन करना होगा और आईएफआर को टायर 2 कैपिटल में इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो है मिनिमम आईएफआर रहेगा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 5%। ठीक है, 5% से ज्यादा अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो है मिनिमम आईएफआर रहेगा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 5%, यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 5% रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। मई 2026 में आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स और फॉरेन बैंक्स के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, और एग्जिस्टिंग आईएफआर बैलेंस को टायर 1 कैपिटल में इंक्लूड करने की अनुमति दे दी है। ठीक है, जबकि पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और आरआरबीज के लिए जो है 2%। ठीक है, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो है 5% आईएफआर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में आरबीआई ने नगर सहकारी बैंक लिमिटेड पर जो रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन लगाई है, उसके अंडर जो है हार्ड डिपॉजिटर के लिए मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट क्या रखी गई है? तो ये रखी गई है 10,000 रुपीज। मई 2026 में आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के इटावा बेस्ड नगर सहकारी बैंक लिमिटेड पर जो है रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन लगाई है। ठीक है, ड्यू टू वीक फाइनेंशियल कंडीशन और सुपरवाइजरी कंसर्न की वजह से जो है। ठीक है, अब क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं? एक तो विड्रॉल लिमिट, यानी हर कस्टमर मैक्सिमम 10,000 तक ही विड्रॉ कर सकता है 6 महीने के लिए। ठीक है, दूसरा, आरबीआई की प्रायर अप्रूवल के बिना जो है बैंक नई लोन नहीं दे सकता, फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, साथ के साथ जो है फंड्स बोरो नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन बैंक सैलरीज, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी जैसे इसेंशियल एक्सपेंसेस जो है कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आरबीआई ने क्लैरिफाई किया है कि ये बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ टेम्परेरी रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, और साथ के साथ जो है एलिजिबल डिपॉजिटर्स को जो है डीआईसीजीसी के तहत जो है 5 लाख तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा आप याद रखिए कि मई 2026 में आरबीआई ने इटावा बेस्ड नगर सहकारी बैंक पर रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन लगाते हुए कस्टमर के विड्रॉल को 10,000 तक सीमित कर दिया है। ठीक है, और बैंक को फ्रेश डिपॉजिट, लोन्स और बोरोइंग से रोक दिया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में आरबीआई ने यशवंत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस क्यों कैंसिल किया है? तो ये किया है पुअर फाइनेंशियल हेल्थ, इनएडिक्वेट कैपिटल और रेगुलेटरी वायलेशन की वजह से। जो मई 2026 में आरबीआई ने महाराष्ट्र की यशवंत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया। लाइसेंस क्यों कैंसिल हुआ? आरबीआई के अनुसार जो है बैंक पुअर फाइनेंशियल हेल्थ में था। ठीक है, एडुकेट कैपिटल मेंटेन नहीं कर पा रहा था, रेगुलेटरी नॉर्म्स का वायलेशन कर रहा था, जिसकी वजह से ये एक्शन लिया गया है। और ये एक्शन लिया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रोविजंस के तहत जो है। ठीक है, बैंक ने क्या एक्शन लिया है? बैंक को बैंकिंग ऑपरेशन करने से रोक दिया है, नए डिपॉजिट्स लेना और डिपॉजिट्स का रीपेमेंट करना बंद कर दिया है। ठीक है,
और महाराष्ट्र के कमिश्नर फॉर कोऑपरेशन और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को वाइंडिंग अप प्रोसेस शुरू करने और लिक्विडेटर अपॉइंट करने के डायरेक्शन दे दिए हैं। ठीक है, सिंपल सा आप याद रखिए बस। मई 2026 में आरबीआई ने महाराष्ट्र बेस्ड यस वन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। किस वजह से किया है? ये किया है पुअर फाइनेंशियल हेल्थ, इनएडिक्वेट कैपिटल और रेगुलेटरी वायलेशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना डिविडेंड ट्रांसफर किया है? तो ये किया है 2,86,588.46 करोड़ रुपीस। मई 2026 में आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2,86,588.46 करोड़ का रिकॉर्ड सरप्लस या डिविडेंड कह सकते हैं आप जो है वो ट्रांसफर किया है। और ये जो है पिछले साल से जो है ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल जो ट्रांसफर किया था वो 2.69 लाख करोड़ रुपए किया था। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिए जो डिविडेंड या सरप्लस ट्रांसफर किया गया है 2,86,588.46 करोड़ किया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आरबीआई की बैलेंस शीट साइज की तो 91.97 लाख करोड़ आरबीआई की बैलेंस शीट साइज है। ठीक है, और बैलेंस शीट में जो ग्रोथ है वो 20.61% है। ठीक है, और ग्रॉस इनकम ग्रोथ जो है 26.42% है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कंटिजेंसी रिस्क बफर के बारे में। सीआरबी आरबीआई का इमरजेंसी रिजर्व फंड होता है जो फ्यूचर फाइनेंशियल रिस्क और अनसर्टेनिटीज को ऑब्जर्व करने के लिए मेंटेन किया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2026 में आरबीआई ने 1,09,379.64 करोड़ सीआरबी में ट्रांसफर किए। ठीक है, और सीआरबी को आरबीआई ने 6.5% बैलेंस शीट पर मेंटेन रखा। कितना मेंटेन रखा है? 6.5%। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिए कि आरबीआई के इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग सीआरबी की जो रेंज है वो 4.5% से लेके 7.5% ऑफ बैलेंस शीट है। ठीक है, और करंट सीआरबी कितना है? 6.5%। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें कि मई 2026 में आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2,86,588.46 करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर किया है। ठीक है, और 1,09,379.64 करोड़ के कंटीजेंसी रिस्क बफर में ट्रांसफर करते हुए इसे 6.5% पर मेंटेन रखा है। ठीक है, क्लियर है तक? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2026 में आरबीआई ने मिंथिवी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड पर 3.10 लाख का पेनल्टी किस कारण लगाया? तो ये लगाया फेलियर टू अपलोड कस्टमर्स केवाईसी रिकॉर्ड टू द सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम, यानी कस्टमर के केवाईसी रिकॉर्ड्स को प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर जो है CKYCR यानी सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर अपलोड नहीं किया, जिसकी वजह से जो है मिंथिवी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड पर 3.10 लाख की पेनल्टी लगाई। ठीक है, आरबीआई ने रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस के कारण एक बैंक, ठीक है, और 2 एनबीएफसी पर मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है। ठीक है, बैंक थी सिटी यूनियन बैंक, ठीक है, और जो एनबीएफसी थी मिंथिवी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड और नेवा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, यानी सिटी यूनियन बैंक पे भी पेनल्टी लगाई है और ये पेनल्टी लगाई है 10.10 लाख की। ठीक है, रीजन था प्रायोरिटी सेक्टर एग्रीकल्चर लोन पर लोन रिलेटेड चार्जेस लगाई, यानी लोन 25,000 रुपए तक का था और उस पर भी जो है लोन से रिलेटेड जो है चार्जेस लगाए गए, जिसकी वजह से जो है सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड पर जो है पेनल्टी लगाई है 10.10 लाख की। ठीक है, और इसके साथ साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स का डेटा जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को रिपोर्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये पेनल्टी लगाई गई इस पर सिटी यूनियन बैंक को। ठीक है, क्लियर है तक? सेकंड मिंथिवी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड पे तो 3.10 लाख की पेनल्टी लगाई है। इसमें वही कस्टमर के केवाईसी रिकॉर्ड को प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर जो है सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर अपलोड नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो है मिंथिवी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड पर 3.10 लाख की पेनल्टी लगाई। ठीक है, थर्ड जो है नेवा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर जो पेनल्टी लगाई है 2.70 लाख की पेनल्टी लगाई है। रीजन था आरबीआई की प्रायर अप्रूवल के बिना डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए। ठीक है, जिसकी वजह से जो है नेवा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर जो है पेनल्टी लगाई 2.70 लाख की। ठीक है, क्लियर है तक? तो मई 2026 में आरबीआई ने रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस के लिए सिटी यूनियन बैंक पर 10.10 लाख की पेनल्टी लगाई, मिंथिवी फिनसर्व पर 3.10 लाख की, ठीक है, और नेवा इन्वेस्टमेंट पर 2.70 लाख की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई। ठीक है, क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में आरबीआई के अमेंडमेंट डायरेक्टर्स के अनुसार यूसीबीज और आरसीबीज के डायरेक्टर 10 साल का मैक्सिमम कंटिन्यूअस टेन्योर कंप्लीट करने के बाद सेम बैंक के बोर्ड पर दोबारा अपॉइंट होने के लिए जो है कितने साल का कूलिंग ऑफ पीरियड सर्व करेंगे? तो ये करेंगे 3 इयर्स का। कितने का? 3 इयर्स का। आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के डायरेक्टर्स के लिए 3 साल का मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, रूल क्या है? रूल ये है कि अगर कोई डायरेक्टर बोर्ड पर 10 साल का कंटिन्यूअस टेन्योर कंप्लीट कर लेता है तो उसे सेम बैंक के बोर्ड में दोबारा आने से पहले 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड कंप्लीट करना हो। कूलिंग ऑफ पीरियड में क्या रेस्ट्रिक्शन है? डायरेक्टर उसी बैंक के साथ किसी भी कैपेसिटी में एसोसिएट नहीं रह सकता है। ठीक है, सिर्फ मेंबर या कस्टमर के रूप में रह सकता है। ठीक है, आरबीआई ने ये रूल क्यों लाया? कुछ डायरेक्टर्स क्या है, शॉर्ट ब्रेक लेकर जो है फिर से बोर्ड में आ जाते थे और टेन्योर लिमिट को बाईपास कर देते थे। इस अमेंडमेंट का पर्पस इसी लूप होल को बंद करना है। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं, आरबीआई ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए। आरबीआई ने फाइनेंस सेक्टर में क्वांटम टेक्नोलॉजी के अपॉर्चुनिटी और रिस्क को स्टडी करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। ठीक है, जिसका नाम है क्यूसेप, यानी क्वांटम सिक्योर एंड अडेप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और इस कमेटी के चेयरमैन रहेंगे अनिल प्रभाकर। ठीक है, जो कि प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी आईआईटी मद्रास में। ठीक है, कमेटी में कितने मेंबर्स होंगे? कमेटी में मेंबर्स रहेंगे 8, यानी 8 मेंबर्स रहेंगे कमेटी में। ठीक है, कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव है क्वांटम साइबर थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना, फाइनेंशियल सेक्टर की प्रिपेयर्डनेस एक्सेस करना। ठीक है, क्वांटम सेफ क्रिप्टोग्राफी सजेस्ट करना और इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को फ्यूचर प्रूफ होना। ठीक है, क्लियर है तक? तो मई 2026 में आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, और रूरल स्टेट और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के डायरेक्टर्स के लिए 10 साल की कंटिन्यूअस टेन्योर के बाद जो है 3 साल का मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड लागू किया है। ठीक है, तो ये था आपका जो है पार्ट 4, जो कि काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है, और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा जो है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जो है डेली के अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।